सवाल वही होता है, अगर टोन चेंज होती है तो सवाल भी बुरा लग रहा होता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में से ज़्यादा जो चीज़ें मायने रखती हैं वो होती है हमारा लहजा। हम किसी से किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारा लहजा याद रह जाता है, हमारे लफ्ज़ भूल जाते हैं। सेम बात जो होती है वो कोई ऐसा इंसान हमें कह रहा होता है और वो हमें बहुत बुरी लग रही होती है, हमें लग रहा होता है कि शायद ये हमारा अच्छा नहीं चाह रहा, या फिर उसके टोन से हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बात बिल्कुल बचा है, अगर भली है, लेकिन फिर भी वो हमें नागवार गुजरेगी। लेकिन सेम बात अगर कोई डिफरेंट स्टाइल के साथ, डिफरेंट एक्शन के साथ या डिफरेंट टोन के साथ हमें वो कहता है तो वो हमारे दिल में उतर जाती है, हमें समझ आ जाती है। ये मामला जो है अक्सर आपने देखे होंगे घरों में माएँ जो हैं अक्सर कहती हैं कि इसको तो मेरी बात समझ नहीं आती है, और मेरी अम्मी जाकर ना ट्यूशन वाली बाजी से कहती थी इसको समझाएं आप। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। सेम वही बात जो है मेरी ट्यूशन वाली बाजी कहती थी मुझे, और मुझे लगता था ये बात तो ठीक कह रही है, लेकिन शायद मुझे बाद में समझ आया वो लहजा, वो अंदाज़ इस तरह से होता है कि कुछ बच्चे उसको अपना नहीं पा रहे होते हैं, उनको वो चीज़ बुरी लग रही होती है। और बच्चे आजकल के ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मायने रखती हैं किसी भी गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए, किसी भी रिश्ते में जितनी भी बहस हो रही होती है उसमें हमारा रवैये से ज़्यादा हमारा लहजा कितना मैटर करता है। हमें ज्वाइन किया है फरीहा उमर खान साहिबा ने, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा फरीहा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सेम वही बात जो होगी, आपको कोई ऐसा इंसान कह रहा है जिसने वो बात कही है, बात बिल्कुल ठीक है, नसीहत भी बिल्कुल ठीक है, उस बात में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो बुरी लग रही है। लेकिन सेम वही बात अगर हमारा दोस्त हमें समझाता है तो वो हमें आसानी से समझ आ जाती है। इस बात को समझने में हमें अरसे गुजर जाते हैं, हम इस बात को नहीं समझ पाते, हम बूढ़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमारा स्टाइल ऐसा है, मेरा लहजा ही ऐसा है, और हम भी सिखा देते हैं नहीं वो बोलता ही ऐसा है, उसका दिल साफ है। तो इस बारे में क्या कहेंगी? ये कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन मोड्स इस तरह के हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जिससे हम अगले बंदे को बताते हैं कि व्हाट आर यू फॉर अस और मी। बहुत सारे 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो होता है वो पैसिव होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग चुप हो जाते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, और बात करते करते कहेंगे कि नहीं मेरी बात तो समझी नहीं जाएगी। वो होता है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जिसमें इंसान कहता है कि मेरी बात जब समझी नहीं जानी तो मुझे बोलने के लिए कोई बात करनी भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मैं बोलूँ यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कि पैसिव अग्रेसिव स्टाइल, गुस्सा भी है, खामोश भी रहना है और बात भी करनी है, तो तुम मेरी बात कहाँ समझोगी। सरकास्टिकली कहना साथ कि तंज के अंदाज़ में, ताने के अंदाज़ में कि तुम तो हमेशा ऐसे ही करती हो, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ तुम तो ऐसे ही करोगी। फिर उसके बाद आ जाता है अग्रेसिव स्टाइल, और जिसमें गुस्सा होता है, जिसमें चीखना चिल्लाना होता है। ये वाले सारे जो स्टाइल्स हैं हमारी कम्युनिकेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन सब में जो बैलेंस का एक कम्युनिकेशन स्टाइल है वो है असर्टिव ट्रेनिंग ली जाती है उसके लिए। असर्टिव ट्रेनिंग हम खुद भी करवाते हैं, असर्टिव स्किल्स सिखाते हैं, सो दैट आप लोग जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं वो ये सब समझ सकें कि उन्हें हमसे किस अंदाज़ में बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ये है ना जिससे हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को समझाते हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसको बताते हैं कि हाँ जी यू आर वैलिडेटेड। लेकिन अगर हम एक बेस्ट या बेटर कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं अपनाते तो वहाँ पे ये वाली चीज़ आती है कि क्यों हमें समझा जाए, कैसे समझा जाए। सो दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो चुप रहने वाला एक सीन होता है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के आधे मसले हल हो जाए जब मेरी किसी से लड़ाई हो ना, मैं उनको खामोश साइलेंट ट्रीटमेंट दूँ, नहीं रहा जाता चुप। क्या करें इस सिलसिले में? बहुत सारे लोग कहते हैं खामोश रहने में आफियत होती है, खामोश रह लिया जाए, अगले वाले को समझ आ जाएगी कि क्या कहते हैं वो आप क्या कहना चाह रहे थे, या हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ ना बात करें। लेकिन वो जो चीज़ आपके अंदर पल रही होती है ना, वो आपको तंग कर रही होती है। आपको होता है कि मैं ये बात अगर अपने तरीके से समझा दूंगी ना, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी और शायद मेरा कोई पॉइंट उसको समझ आ जाए। और वो चीज़ें सब पे अप्लाई नहीं होती हैं, और मसला ये बनता है कि हमें शायद कहा जाता है कि आप रूड हैं या आप मौके की मुनासबत से बात नहीं करते हैं। ब्लंट, हाँ, यू आर ब्लंटली से एनीथिंग, और इंसान कहता है हाँ मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें सब्र नहीं है, तुम ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा वेट कर लिया जाए। वो वेट कब किया जाए, मतलब कोई अगला सुनने को तैयार नहीं होता।
यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि हम बोलते किस तरह से हैं, फिर हमारी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन फोकस जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं कि वहाँ पे एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, अगला बंदा भी नहीं खामोश हो रहा है, मैं भी नहीं खामोश हो रहा, लेकिन कोई एक उन दोनों में इस तरह का होगा कि जो समझ सकता है, जो अपने आप को रोक सकता है, उस इंसान को फिर रोकना चाहिए। और हर किसी को सबसे पहले तो असर्टिव स्किल्स सीखनी चाहिए। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम नो कैसे कहें, इसमें यह है कि हम दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, दूसरे से बात करने का हमारा स्टाइल किस तरह का होना चाहिए। अगर मैंने ना भी कहनी है तो इस तरह से ना कहूँ कि दूसरे को बुरा ना लगे, सो दैट मेरा रिलेशनशिप उससे ख़राब ना हो। कि अगर मैंने एक बात की है, आप ये करना चाहते हैं, चलें ठीक है, ये बेहतर है, लेकिन हम किसी और वक्त में ये कर लेंगे, एक बैलेंस्ड स्टाइल हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं तुम तो ऐसे ही करोगी, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसी बात ना करो, एक अग्रेसिव स्टाइल हो गया। सार्केस्टिक, तुम तो हमेशा ऐसे करते हो। तो ये वाली सारे जो स्टाइल्स हैं असर्टिव ट्रेनिंग में आ जाते हैं। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। फिर हमारा होता है कि एक्टिव में होता है कि हम अच्छे से दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एक्टिवली। ये नहीं है कि उसने बात कर ली, अच्छा ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आजकल इस तरह से होता है कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे सराउंडिंग में भी लोग ऐसे होते हैं, हम बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ सही है ठीक है, यानी सुना ही नहीं है, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया बेटर वे में। तो इस तरह से चलती है चीज़। फिर उसमें आ जाती है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग और रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जो होता है कि हमने बात सुनी है, अंडरस्टैंड किया है, फिर उसका पे बैक किया, उसका उसी तरह से उसको रिफ्लेक्ट बैक किया, उसको समझाई है वो बात। फिर एम्पैथेटिक लिसनिंग आ जाती है। बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो बहुत मुश्किल में होते हैं एक टाइम पे, तो लेकिन उनको उस वक्त एम्पैथाइज कोई भी नहीं कर रहा होता, वैलिडेट कोई भी नहीं कर रहा होता, जबकि इमोशंस जो हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं उस टाइम पे। इंसान समझा भी जा सकता है। अब आप देखें कि एक बच्चा है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप उसको मारेंगे वो आपको आगे से मारेगा, लेकिन अगर आप उसी बच्चे को, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसको आप आराम से समझाएं, वो समझ जाएगा। हमारी साइकोलॉजी इस्लाम से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। डेफिनेटली हमारी सारी चीज़ें इस्लाम से निकली हैं। फ्यू डेज़ बैक आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, तो उन्होंने वहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेट की कि इफ़ वी गो बैक इन द टाइम, हज़रत मूसा और फ़िरौन के दौर में, तो उन्हें हज़रत मूसा को कहा गया कि फ़िरौन के पास जाएं। अब यू नो कि किंग है, लाइक डायरेक्टर है, किंग है, वज़ीर आज़म है, उससे आपने बात करनी है। वो एक आम इंसान थे हज़रत मूसा, ह्यूमन बीइंग थे ना, लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट हैं, लेकिन एट दैट टाइम ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। अब उनको ऑर्डर किया गया, यू हैव टू गो देयर। अब वो चले गए हैं, डर रहे हैं। अब उन्होंने आगे से, और फिर जो किंग हो उसने अथॉरिटेटिव स्टाइल में बात करनी है और ज़्यादा दबा के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालना है। तो वहाँ पे उनको सिर्फ एक वर्ड कहा गया कि जाके आपने नरमी से बात करनी है। जब हम नरमी से बात करते हैं, हमारा बोलने का अंदाज़ नरम हो जाता है। फिर हमारा जो एक लेआउट होता है, जो हमारी दूसरे के साथ बात करने का अंदाज़ होता है, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, जिसमें हमारी टोन आ जाती है, पिच आ जाती है, तो ये वाले सारी जब चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो अगले बंदा, चाहे वो जिस भी सीट पे है, चाहे वो किंग है, वो उससे इम्पैक्ट होता है। अच्छा, एक बात जो है ना, मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है, उसका जो आखिरी मिसरा वही है, सवाल ही सारे गलत थे तो जवाब क्या देते। हम अक्सर किसी से बात करते हुए ना अपने सवाल में ही ना लगा देते हैं। तुम नहीं करोगे ना, तुम नहीं आ रहे ना, मुझे पता ही था। हम अगले पे इल्ज़ाम डाल देते हैं फौरी तौर पर। हम उसको कह देते हैं कि तुम जान के मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना। मतलब कि हम अपने सवाल में ही वो इल्ज़ाम या फिर जो हमारी थिंकिंग है वो मेंशन कर देते हैं। बजाय सवाल का ये होता है कि आप अगले से पूछ रहे हैं, आप सवाल में ही अपना जवाब दे रहे होते हैं। ये कितना कन्फ्लिक्ट का बायस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके लिए हम आई स्टेटमेंट्स यूज़ करने का रेकमेंड करते हैं। आई स्टेटमेंट्स जब हम यूज़ करते हैं, अब ये कहना कि तुम तो हमेशा, अगले को हम टारगेट कर रहे हैं, वो जब टारगेट होता है वो ट्रिगर हो जाता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे हमें ये कहना चाहिए कि अगर आप मेरे लिए ये काम कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा। एक वो आई स्टेटमेंट यूज़ करने का ये होता है कि इंसान आपको वैलिडेट करता है और वो कहता है कि मुझे भी समझा गया है और मैं कर सकता हूँ। आप ये इम्प्लीमेंट करें, अगर बच्चों पे और बड़ों पे इक्वली मैटर करती है, क्योंकि बच्चों का मैं बार बार इसलिए साथ रिलेट करती हूँ कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए कोई भी ये नहीं सोचता
आप देखें बहुत सारे घरों में मसाइल होते हैं, मदर्स क्या करती हैं, अगर उनकी चुपलिश हुई है, कुछ भी नहीं करेंगी, सबकी सुन ली है, बच्चे पे आके निकाल देंगे, सबऑर्डिनेट है इसलिए। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, बच्चे के साथ अच्छे से बोलें, बच्चा आपको अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बच्चे के भी इमोशंस हैं, वो जब सप्रेस हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी लीडिंग लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन विद एडल्ट्स विद चाइल्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कम्युनिकेशन को हर इंडिविजुअल के साथ बेटर करना चाहिए। अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने सॉल्व करना हो एक पार्टनर के दरमियान पे या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान पे, हमें कौन सी ऐसी स्किल्स या ऐसी कोई टिप्स या ट्रिक्स होती हैं साइकोलॉजी में जिसको हमें अपनानी चाहिए, ताकि हम उस मोमेंट पे जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो बर्स्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ पे मसले शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे कैसे हम अपने आप को खामोश रख सकते हैं? हर रिलेशन में टाइम आउट बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत जगहों पे हमें ज़रूरत होती है कि जहाँ पे चुप भी रहना चाहिए, जहाँ पे साइड पर भी हो जाना चाहिए। आप एक स्क्रीन से साइड पर हो जाएं तो तब भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगला आपको एम्पथाइज़ कर रहा है, अगला आपको वैलिडेट भी कर रहा है कि हाँ जी उसने ये बात की थी। बहुत ज़्यादा टाइम आउट इस तरह से हम दे सकते हैं कि वहाँ से निकल जाएँ, साइड पर होकर बैठ जाएँ। जब क्योंकि एक धूप में चीज़ है, वहाँ पे आपने पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा सनी एरिया है, बहुत ज़्यादा सूरज की वहाँ पे हीट आ रही है, वहाँ पे आप पानी डालेंगे फ़ौरन ड्राई हो जाएगा। इसी तरह से हम जो भी बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हीटेड इमोशंस में आप उस बात को डालेंगे, वो फ़ौरन ड्राई हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा। इसलिए आप अपना टाइम दें उनको बताएं कि हाँ जी आप इतना सा टाइम लें, इसके बाद हम बात करेंगे। अगला बंदा बात भी करना चाहे तो उन्हें बहुत अच्छे असर्टिव वे में बताएं कि वी डोंट नीड टू टॉक राइट नाउ, हम बाद में इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो उसको एक्सक्यूज़ करके इस तरह से, और उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग आइदर दैट्स विद एनीबडी, आइदर दैट्स हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो हमारे इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे ज़रूरत है। तो उन सबको चाहिए कि एक बैलेंस वे में बात करें, असर्टिव वे में बात करें, एम्पैथेटिक लिसनिंग से बात करें और वैलिडेट ज़रूर करें। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को वैलिडेट नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं तुम तो हो ही ऐसे। हमें कहना चाहिए कि अच्छा तुमने ये वाली चीज़ फेस की है, ये इसी तरह से है। बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम ऐसे ही परेशान होते हैं। उनको बताएं कि हाँ जी ये इस तरह का है, यू कैन फील दिस, आपको ये महसूस हो सकता है। तो इसलिए दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों पे देखते हैं कि जब हम तरबियत की बात कर रहे होते हैं, मुझे नहीं याद कि हमारे वालिदैन ने कभी, मेरे वालिद साहब ने 1-2-4 चीज़ें हैं सवाल करने के तरीके या ऐसे कुछ बहुत सारे अल्फाज होते हैं, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, इससे ऐसे सवाल पूछने हैं, उसको ये बता देना है, तो फिर ऐसे करना है, होल्ड करते हुए कैसे आपने बात करनी है, वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में सवाल पुट कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि हमें बताया जाए कि सवाल पुट कैसे करते हैं। ये सवाल आपने ऐसे रखना है जिसमें आप प्रिसाइजली पूछें और अपनी फीलिंग्स अभी आपने नहीं रखनी है, क्योंकि आप अगले से पूछ रहे हैं। ये इनका पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, इनको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो ये इंटरव्यूज में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ओपन एंडेड होता है कि हम क्लू दे देते हैं कि यू कैन टॉक अबाउट दिस। तो इसी तरह से जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो हम उनके इमोशंस को फ़ौरन पहले ट्रिगर नहीं करना चाहते, तो हम उनसे वो कहते हैं ना तमहीद बांधना, तो तमहीद बांध कर बात कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी से हेल्प चाहिए कि कल मैंने कहीं जाना है तो मेरा ये वाला काम यहाँ पे कर दोगी। अब मैं उनको ऑर्डर नहीं कर सकती, मैं पैसिव स्टाइल में भी नहीं कह सकती कि मुझे ज़रूरत है, तो मुझे एक एम्पैथेटिक टाइप स्टाइल में, और फिर उसके बाद उनके इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि मुझे कल जाना है, कैन यू प्लीज़ गिव मी टाइम, या आप मुझे हेल्प कर सकती हो। एग्रेसिव स्टाइल में नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको ज़रूर करना है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं जब उनको बताऊंगी कि हाँ जी ये वाला काम इस तरह से करना है, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो हमारी हेल्प करते हैं। और क्लोज एंडेड होते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन एक ही उसमें डाल देते हैं कि ये इसी तरह से इसका आंसर करना है। तो ये वाले क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन बताना किसी को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
बिल्कुल इस तरह से है। तो आजकल के दौर में ज़्यादातर आपके पास जो लोग आते हैं उनको क्या मसले आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह यही है बहस, डिस्कशन, गलत राह पे चले जाते हैं, जो असल बात होती है वो मर जाती है, उसके बाद जो ऊपर वाली चीज़ें आ जाती हैं ना वो हावी हो जाती हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो हैं कौन, क्योंकि बहुत सारे बड़े हैं, बहुत सारे छोटे हैं। हमें इस्लाम में भी इस चीज़ का है कि बड़ों के साथ इज़्ज़त से रहें, छोटों के साथ शफ़क़त से रहें। तो इसी तरह से बैलेंस वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल हमें ज़रूरी होता है कि हमने किसी से क्या बात कहाँ पे करनी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो वो भी लिमिट्स चाहता है, उसमें भी टाइम आउट चाहिए, वहाँ पे भी उनको सुनने की ज़रूरत होती है, उनको सीखने की ज़रूरत होती है, और इंसान हर वक्त सीखता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे बताओ ही मत ये वाली चीज़, मुझे पता है इस चीज़ का, नहीं। इस तरह से हम ये अपने लिए वहाँ पे सेट कर रहे हैं कि इस तरह की बाउंड्री है जो शैटर नहीं हो सकती। हमें अपनी लिमिट सेट करनी है, लेकिन इन अ बैलेंस वे, कि अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ जाना है, हम हर जगह पे हर वर्ड नहीं बोल सकते। अगर बात कर दी है, जितनी बात करनी है उतनी बोलें, उससे आगे फुल स्टॉप लगा दें, उससे आगे आप कुछ नहीं बोल सकते, उससे आगे आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि हमारा काम इतनी सी बात से हो सकता है, उससे आगे लगाएंगे तो वो बहस है। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। जब हमें पता है कि इतनी सी बात से हमारी बात अगले तक पहुंच चुकी है, फिर हम जो अगली बातें करते हैं उसका तवाज़ुन खत्म हो जाता है। बिल्कुल, वो उस तरह से मानी नहीं रखती है, वो बहस भी बनती है, वो गुस्सा भी अगले बंदे को भी आएगा, वो अग्रेसिव भी होगा, अल्टीमेटली वो लीड करेगा आपके रिलेशनशिप शैटर होने में। आपके सारे रिलेशनशिप्स इसी तरह ख़राब होते हैं। और आजकल हमारे जो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उनकी जो सारी बाउंड्रीज शैटर होती हैं इसीलिए होती हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्टाइल्स नहीं सीखते। मेरा ना छोटा भाई है, तो वो कहीं बाहर से आया, तो मैंने उससे कहा कि आपको पानी पिला दूं, मैं मेरे ही किसी काम से गया था, तो जब वो बाहर से आया, पिछले दिनों की बात है जब बहुत गर्मी अभी भी है, तो मैंने उससे कहा कि पानी पिला दूं आपको, तो उसने कहा हाँ पिला दो। मैंने कहा शरबत बना दूं, कहता जितना काम कहूँ ना उतना किया करो। तो मुझे इस बात में ना इतनी हंसी आई, और मुझे था कि बात बिल्कुल वैलिड है, तो जितना कह रहे हैं उतना किया जाए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतनी बात से काम बन सकते हैं तो आगे करना ही क्यों है ना। बिल्कुल। तो वो मैं उसको छेड़ती भी बहुत ज़्यादा। आपने वो एक देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो एक काफ़ी पुरानी चीज़ है कि आपने चाय पीनी है कौन से कप में पीनी है, फ्लावर वाले में पीनी है, ग्लास वाले में पीनी है, किस तरह से पीनी है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ऐसे ही कहते हैं कॉफ़ी विद ये वो फलां कौन से फ्लेवर, कितने शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अननेसेसरी जो हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ना, यही हमें बोझ में तो ये सारे कम्युनिकेशन में ही आती है ना चीज़ें कि हम किसी से कम्युनिकेट, और जो टाइम है उसको भी देखना चाहिए। लाइक आपने अभी अगर अपने भाई की एग्जांपल दी है तो वो एक हीट से आए हैं, उनको सिर्फ पानी चाहिए, तो अगर उससे आगे वो सुनेंगे तो फिर उससे आगे वो अग्रेसिव हो जाएंगे मेरे से छोटा है, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत अभी मुझे वो सबसे फनी इंसिडेंट जो है ना उसके साथ लगता है, और मैंने वो सबको बताया कि कह रहा जितना काम कहूँ उतना किया करो। बिल्कुल, और ये बिल्कुल बच्चे भी हैं, हाँ। चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, हम वो ही मैं बता रही हूँ कि लिमिट सेट करनी पड़ती है कि हमने बात कितनी करनी है किसी से और किस अंदाज में करनी है। अगर उसी वक्त आप किसी और टोन में बात करेंगे तो वो भी एक नेगेटिव साइड पे जाएगी चीज़। तो हमें पॉजिटिवली चलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें असर्टिवनेस चाहिए होती है। कहीं पे चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप गेस्चर देते हैं काइंडनेस का, कि जहाँ पे कोई चीज़ एक मांगता है, आपको होता है कि एक नहीं मुनासिब है, 2 कर देनी चाहिए। वो गेस्चर जो है वो काइंडनेस के गेस्चर में जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, वो इस तरह से जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा मौजूद और मुनासिब है। जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी जब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज अलॉन्ग विद वॉइस चलती है, कि हम देखते हैं कि वो उनका बैठने उठने का स्टाइल कैसा है, उससे क्या अंदाज़ा लगाती हैं आप? उससे ये पता चलता है कि वो किस काइंड का है, लाइक काइंड ऑफ के उनका पैटर्न क्या है। आप मेरे बारे में अगर बताएं, मेरे बैठने के गेस्चर से, मेरे बोलने के गेस्चर से मेरा पैटर्न क्या है, कहाँ फॉलो करती हूँ मैं? दैट इज एथिकली रॉन्ग अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। और लेकिन 2 साइड्स होती है ना, नेगेटिव वाली आप मुझे बाद में बता देना, पॉजिटिव वाली बता दें आप अभी। पॉजिटिव डेफिनेटली बता सकते हैं कि यू कम्युनिकेट वेरी वेल। आपको पता है कि मैंने कहाँ पे कितना बोलना है, अगर मैंने गेस्ट से क्वेश्चन करना है तो मैंने किस तरह का क्वेश्चन करना है, अगर गेस्ट कोई बात करे तो मैंने उसको आगे से लिंगर ऑन कैसे करना है। ये तो फॉर्मल एक तरह से है ना, या प्रोफेशनल, लाइक प्रोफेशनल, वी आर मीटिंग ऑन द प्रोफेशनल साइड। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है राइट नाउ तो वो यही होगी।
अदरवाइज इफ़ वी मीट एंड इन लाइक कैजुअल वे तो वहाँ पे फिर डिफरेंट होगी। बिल्कुल ऐसे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम यही है कि कम्युनिकेशन बेटर करें। आपकी कम्युनिकेशन से आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी, असर्टिव ट्रेनिंग होगी। असर्टिव ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली आप वर्कशॉप्स अटेंड करें और जो क्लाइंट्स हैं वो असर्टिव ट्रेनिंग लें फ्रॉम देयर साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में Thank you आने so के लिए। much. और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, ये सारा प्रोग्राम जो है ना वो मेरी ट्रेनिंग के लिए था। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे कितनी कौन सी कैसे बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी से मसाइल कम करना चाहते हैं तो जितनी हो सके नरमी इख्तियार की जाए, क्योंकि हम सबको लगता है कि मेरी ज़िंदगी के आधे मसले तब हल हो जाएंगे जब मैं नरमी से बात करना शुरू हो जाऊंगी, या फिर मुझे लगेगा अभी बहुत कोशिश की जाती है हम्बल रहने की, अगर नहीं रहा जा रहा है और आपके दिल में ये बात आ रही है कि मुझे और थोड़ा हम्बल होना है